लव। कभी सोचा है कि जब आपकी मेहनत का फल कोई और खाए तो कैसा लगता होगा? जब आपका हुनर, आपका जुनून, आपकी रातों की जागरण सब कुछ किसी और के नाम हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिल को छू जाएगी। यह है अविनाश की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना सब कुछ दे दिया लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। मुंबई के ग्रैंड हायट होटल में आज रात कुछ खास था। वीटेक सॉल्यूशंस की सबसे बड़ी सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। प्रोजेक्ट सोलारिस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी का भविष्य बदलने वाला था। लेकिन इस झमाहार पार्टी के बीच एक कोने में खड़ा था अविनाश, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन असल में प्रोजेक्ट सोलारिस का असली जनक। 3 साल से अविनाश को इग्नोर किया जा रहा था। उसकी मेहनत को, उसके टैलेंट को कोई नहीं देखता था। आज भी वो वहां खड़ा था, उम्मीद लिए कि शायद आज उसे रिकॉग्निशन मिले, शायद आज कोई उसकी बात सुने। ए भाई, साइड हो जा, एक वेटर ने उसे धक्का देते हुए कहा। ये वीआईपी गेस्ट्स के खड़े होने की जगह है, ड्राइवर्स और स्टाफ का खाना पीछे लगा है, वहां जा। अविनाश का दिल बैठ गया। नहीं, मैं स्टाफ नहीं हूं, मैं भी इस कंपनी में काम करता हूं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मुझे इन्विटेशन मिला है। वेटर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए चला गया। अविनाश के कपड़े महंगे नहीं थे, उसकी वॉच ब्रांडेड नहीं थी। इस ग्लैमरस पार्टी में वो एक मिसफिट लग रहा था। तभी अचानक लाइट्स डिम हो गईं और स्टेज पर स्पॉटलाइट आया। देवियों और सज्जनों, प्लीज वेलकम द मैन ऑफ द मोमेंट, द जीनियस बिहाइंड प्रोजेक्ट सोलारिस, मिस्टर विक्रांत सिंघानिया। अविनाश का खून सूख गया। स्टेज पर आया विक्रांत, उसका बॉस, जो हमेशा अविनाश के काम को अपना बताता था। लेकिन आज उसके साथ कोई और भी था। ईशानी, अविनाश का प्यार। विक्रांत ने माइक पकड़ा। थैंक यू एवरीवन। आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। प्रोजेक्ट सोलारिस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फ्यूचर है। और इसे बनाने के लिए मैंने पिछले 6 महीनों से ना दिन देखा ना रात। मेरी टीम ने मेरा साथ दिया, लेकिन विजन मेरा था। अविनाश के हाथ कांप रहे थे। ये सब झूठ था। हर एक लाइन ऑफ कोड उसने लिखा था, हर एक एल्गोरिदम उसका था। 6 महीने नहीं, बल्कि पूरे 2 साल उसने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। और इस कामयाबी के लिए विक्रांत ने ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अपनी मंगेतर मिस ईशानी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही। अविनाश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। ईशानी, उसकी ईशानी, विक्रांत की मंगेतर, यह कैसे हो सकता है? वो तो उससे प्यार करती थी, उन्होंने साथ में इतने सपने देखे थे। क्राउड में से तालियां गूंज रही थीं, लेकिन अविनाश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कान में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बस, बहुत हो गया। अविनाश आगे बढ़ा। उसे अपना हक चाहिए था, उसे अपनी मेहनत का क्रेडिट चाहिए था। झूठ, यह सब झूठ है, अविनाश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। विक्रांत, तुमने वादा किया था कि आज तुम मेरा नाम लोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझे पार्टनर बनाओगे। विक्रांत की आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। ओह अविनाश, मेरा जूनियर असिस्टेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है जलन। जब आप कामयाब होते हैं तो ऐसे ही लोग आपकी टांग खींचने आते हैं। अविनाश, तुमने क्या किया? मेरे लिए कॉफी लाई या फाइल्स फोटोकॉपी की? क्राउड हंसने लगी। अविनाश का अपमान हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। मैं भिखारी नहीं हूं सर, मैं अविनाश हूं, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है। वो कोड, वो एल्गोरिथम, वो मैंने लिखा है सर। आपने वादा किया था, आपने कहा था आज आप सबको सच बताएंगे। अविनाश की आंखें ईशानी की तरफ गईं। ईशानी, तुम बताओ, तुम जानती हो ना कि मैंने कितनी मेहनत की है। तुमने देखा है मुझे रातों रात जागते हुए। ईशानी ने आंखें नीची कर लीं, फिर धीरे से बोली, मैं नहीं जानती अविनाश, तुम क्या कह रहे हो? प्रोजेक्ट विक्रांत का है, तुम बस एक एम्प्लॉय हो। प्लीज तमाशा मत करो। अविनाश को लगा जैसे धरती उसके पैरों तले से खिसक गई हो। ईशानी ने उसे धोखा दे दिया। उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है। चोर हो तुम विक्रांत, चोर। विक्रांत ने अपना शैंपेन ग्लास उठाया और अविनाश के चेहरे पर फेंक दिया।
ठंडा शैंपेन उसके चेहरे से बहने लगा। औकात में रहो अपनी, 2 कौड़ी के क्लर्क हो, क्लर्क बनकर रहो, बाहर फेंको इसे। सिक्योरिटी गार्ड्स आए और अविनाश को पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई नहीं सुना। उसे घसीटते हुए होटल के बाहर फेंक दिया गया। बारिश हो रही थी। अविनाश सड़क पर पड़ा था, भीगता हुआ। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, शैंपेन और बारिश के पानी से। अंदर से म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही थीं। उसका प्रोजेक्ट, उसका प्यार, उसकी मेहनत, सब कुछ छिन गया था। लव, ये था अविनाश का सच। एक ऐसे इंसान का जिसने अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ अपमान। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या अविनाश हमेशा के लिए हार मान लेता है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? एक ऐसी शुरुआत की जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। कीचड़ में पड़ा हुआ अविनाश अपने हाथों में उस एंगेजमेंट रिंग को देख रहा था जिसे खरीदने के लिए उसने 3 महीने की सैलरी जोड़ी थी। उस रिंग की हर चमक में उसके सपनों की रिफ्लेक्शन दिख रही थी, वो सपने जो अब टूट कर बिखर गए थे। लव, आज जो कुछ हुआ था वो सिर्फ रिजेक्शन नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया का टूटना था। होटल के बाहर बारिश हो रही थी और अविनाश के आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिल रहे थे। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वो महसूस भी नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस वही सीन रिप्ले हो रहा था जब ईशानी ने उसे देखकर कहा था, सॉरी, डू आई नो यू? उस मोमेंट में अविनाश को लगा था जैसे कोई उसके चेस्ट में नाइफ घोंप रहा हो। वो लड़की जिसके साथ उसने कॉलेज के कैंटीन में अनगिनत आज बिताए थे, जिसके साथ उसने लेट नाइट फोन कॉल्स की थीं, जिसके लिए उसने अपने हर वीकेंड को सैक्रिफाइस किया था, वो उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। ईशानी, ये अंगूठी मैंने अपनी 3 महीने की सैलरी जोड़कर खरीदी थी। सोचा था आज जब प्रमोशन मिलेगा तो सबके सामने तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो अपने आप से बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज में वो दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो रिंग को अपनी पाम में घुमाता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने ज्वेलरी शॉप में घंटों बिताए थे, हर डिजाइन को देखा था, हर प्राइस को कैलकुलेट किया था। उसकी मंथली सैलरी केवल 20,000 रुपए थी और इस रिंग की कॉस्ट 60,000 रुपए थी। उसने 3 महीने तक सिर्फ दाल चावल खाया था, कोई मूवी नहीं देखी थी, कोई नए कपड़े नहीं खरीदे थे। हर रुपये को सेव किया था सिर्फ इस मोमेंट के लिए। 5 साल, पूरे 5 साल उसने ईशानी के साथ बिताए थे। कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक हर खुशी, हर गम, हर सपना ईशानी के साथ जुड़ा हुआ था। उसे याद आ रहे थे वो दिन जब ईशानी बीमार पड़ी थी और अविनाश ने पूरी रात उसके लिए जागकर मेडिसिन अरेंज की थीं। वो मोमेंट्स जब ईशानी के पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट किया था क्योंकि वो सूटेबल नहीं था और ईशानी ने कहा था कि वो अविनाश के बिना कहीं नहीं जाएगी। वो प्रॉमिसेस जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे कि वो हमेशा साथ रहेंगे, कि कोई भी सिचुएशन उन्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन आज जब वो उसके पास गया था तो ईशानी ने उसे ऐसे देखा था जैसे वो कोई अजनबी हो। सॉरी, डू आई नो यू? ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उस टाइम ईशानी के साथ विक्रांत खड़ा था, टॉल, हैंडसम, एक्सपेंसिव सूट में ड्रेस्ड। अविनाश ने देखा था कि ईशानी का हाथ विक्रांत के आर्म पर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी अविनाश के साथ होता था। अविनाश धीरे धीरे उठा और अपने कपड़ों से कीचड़ साफ करने लगा। उसके चेहरे पर अब भी वो शौक था जो किसी को तब लगता है जब उनकी पूरी रियलिटी ही बदल जाए। वो सोच रहा था कि शायद ईशानी को कुछ हो गया है, शायद वो भूल गई है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि विक्रांत ने उसे कुछ कहा हो या फिर कोई फैमिली प्रेशर हो। उसने अपने फोन को चेक किया। स्क्रीन क्रैक हो गई थी जब वो गिरा था, लेकिन फोन स्टिल वर्किंग था। उसके व्हाट्सएप में ईशानी के साथ के हजारों मैसेजेस थे। लास्ट मैसेज उसने कल रात को भेजा था, कल का वेट नहीं हो रहा, आई लव यू सो मच। लेकिन ईशानी ने उसे रीड भी नहीं किया था। घर का रास्ता उसे कभी इतना लंबा नहीं लगा था। हर कदम के साथ उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। क्या वाकई ईशानी उसे भूल गई थी? क्या उनका प्यार सिर्फ उसका एक तरफा था? नहीं, ये नहीं हो सकता। ईशानी के साथ बिताए गए वो मोमेंट्स, वो हंसी, वो बातें, सब कुछ रियल था। वो याद कर रहा था कि कैसे ईशानी हमेशा कहती थी कि मनी डजंट मैटर, कि लव सब कुछ है। कैसे वो कहती थी कि अविनाश के साथ एक स्मॉल रूम में रहना भी उसके लिए पैलेस जैसा होगा। कैसे वो अविनाश के सिंपल गिफ्ट्स को ट्रेजर करती थी, वो हैंडमेड कार्ड्स, वो रोड साइड फ्लावर्स, वो चीप चॉकलेट्स। बस स्टॉप पर खड़े होकर अविनाश ने अपने रिफ्लेक्शन को बस के ग्लास में देखा।
उसके कपड़े मड से भरे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखें रेड हो गई थीं। वो सोच रहा था कि क्या यही वजह थी, क्या ईशानी को उसकी अपीयरेंस से प्रॉब्लम थी। लेकिन नहीं, ईशानी ने तो कभी कुछ नहीं कहा था। जब वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। नीचे पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद किसी और के लिए आई होंगी, उसने सोचा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। बिल्डिंग के दूसरे रेजिडेंट्स उसे देखकर विस्पर कर रहे थे। मिसेस शर्मा, जो हमेशा उससे फ्रेंडली बात करती थीं, आज उसे देखकर अपना दर्द बंद कर लिया। छोटे बच्चे जो उसे अविनाश भैया कहते थे, आज अपनी मदर्स के पीछे छुप गए। जैसे ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके वन रूम फ्लैट के बाहर पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे और अंदर से आवाजें आ रही थीं। कोई उसका सामान उलट पुलट रहा था। अविनाश की सांस फूलने लगी। ये क्या हो रहा है? वो अपने आप से बुदबुदाया। उसका छोटा सा फ्लैट, जिसे वो अपना कैसल कहता था, पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसकी बुक्स फर्श पर पड़ी थीं, उसके कपड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। वो फोटो फ्रेम जिसमें ईशानी के साथ उसकी फोटो थी, वो भी टूटकर गिरा हुआ था। अविनाश राय? एक पुलिस ऑफिसर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी हम, मैं अविनाश हूं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में पैनिक साफ सुनाई दे रहा था। यू आर अंडर अरेस्ट, ऑफिसर ने हैंडकफ्स निकालते हुए कहा। अविनाश को लगा जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। अरेस्ट? लेकिन क्यों? मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी आवाज में डेस्परेशन थी। वीटेक सॉल्यूशंस ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कॉर्पोरेट जासूसी और चोरी का इल्जाम है, ऑफिसर ने मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा। कॉर्पोरेट एस्पोना चोरी? ये क्या बकवास है? मैं वीटेक में काम करता हूं, आज ही मुझे प्रमोशन मिला है, अविनाश चिल्लाया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब रियल है। हाँ, और इसी प्रमोशन के दौरान तुमने प्रोजेक्ट सोलारिस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराई है, दूसरे ऑफिसर ने कहा। अविनाश का दिमाग घूम रहा था। प्रोजेक्ट सोलारिस, ये तो वो प्रोजेक्ट था जिस पर वो पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए उसने काउंटलेस नाइट्स ऑफिस में बिताई थीं, जिसके लिए उसने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था। लेकिन चोरी? वो कैसे अपनी ही कंपनी से चोरी कर सकता है? देखिए सर, कोई गलतफहमी है। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता हूं, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन होना नेचुरल है। मैं टीम लीड हूं इस प्रोजेक्ट का। अच्छा, तो ये क्या है? एक ऑफिसर ने उसके कमरे से कैश की बंडल्स निकाली। 5 लाख रुपए कैश और ये कॉन्फिडेंशियल हार्ड ड्राइव। अविनाश की आंखें फटी रह गईं। वो कैश बंडल्स उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसके बैंक अकाउंट में तो केवल 12,000 रुपए थे, और वो हार्ड ड्राइव, वो तो कंपनी प्रॉपर्टी थी। वो उसके घर कैसे आई? ये पैसे, ये मेरे नहीं है, कसम से मैंने ये पहले कभी नहीं देखे, और ये हार्ड ड्राइव भी मेरी नहीं है। उसकी आवाज में प्योर पैनिक था। यही तो सब कहते हैं। चलो, स्टेशन चलना होगा। जैसे ही हैंडकफ्स उसके हाथों में लगे, अविनाश को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई हो। वो मेटल की कोल्डनेस उसकी रिस्ट पर महसूस कर रहा था। सुबह तक वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, प्रमोशन के लिए एक्साइटेड था, ईशानी से शादी का सपना देख रहा था, और अब वो एक क्रिमिनल था। बिल्डिंग से बाहर निकलते समय उसने देखा कि सारे नेबर्स बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे। कुछ लोग अपने फोन से उसकी वीडियो भी बना रहे थे। वो शर्म से गड़ जाना चाहता था। ये वो लोग थे जिनके सामने वो रोज गुड मॉर्निंग कहता था, जो उसे एक डिसेंट हार्ड वर्किंग बॉय समझते थे। पुलिस स्टेशन जाते समय उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये सब कैसे हुआ? कौन उसे फ्रेम कर रहा है? और क्यों? उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, हमेशा ऑनेस्ट रहा था, हार्ड वर्क किया था, ऑफिस में भी सबसे अच्छे रिलेशंस थे उसके। तो फिर कौन था जो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था? उसे अपने कॉलीग्स की फेसेस याद आ रही थीं। राहुल, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था ऑफिस में, प्रिया, जो हमेशा उसकी हेल्प करती थी, मनीष सर, जो उसे बेटे की तरह मानते थे। क्या इनमें से कोई उसके साथ ऐसा कर सकता था? नहीं, इम्पॉसिबल था। स्टेशन पहुंचकर जब उसे लॉकअप में डाला गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ कितनी तेजी से बदल गई है। कुछ घंटे पहले तक वो क्लाउड्स पर था, और अब वो जेल में था। उस छोटी सी सेल में बैठकर वो अपनी पूरी लाइफ को रिवाइंड कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियर बनाने के लिए कितनी सैक्रिफाइसेस की थीं, कैसे उसके पापा ने अपनी जमीन बेचकर उसकी इंजीनियरिंग की फीस भरी थी, कैसे उसकी मम्मी रोज सुबह 4 बजे उठकर उसके लिए टिफिन बनाती थीं। और आज अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा जेल में है तो? एक फोन कॉल की परमिशन है, कांस्टेबल ने कहा। अविनाश के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, ईशानी। हाँ, ईशानी उसकी मदद करेगी। वो जानती है कि अविनाश कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। शायद होटल में कुछ और बात थी, शायद वो किसी प्रेशर में थी, शायद विक्रांत ने कुछ उसे कहा था। हाँ, ईशानी सब कुछ क्लियर कर देगी। कांपते हाथों से उसने ईशानी का नंबर डायल किया, वो नंबर जो उसे बाय हार्ट याद था, जिसे उसने हजारों बार डायल किया था। फोन रिंग हो रही थी। एक रिंग,
2 रिंग, 3 रिंग। हर रिंग के साथ उसका हार्ट बीट तेज हो रहा था। हेलो, ईशानी की आवाज आई, लेकिन उसमें वो वार्मथ नहीं थी जो पहले होती थी। वो स्वीटनेस नहीं थी जो हमेशा अविनाश को फील होती थी। ईशानी, थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। लिसन, मैं बहुत बड़ी ट्रबल में हूं। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। कह रहे हैं कि मैंने कंपनी से चोरी की है, लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसकी आवाज में डेस्परेशन साफ सुनाई दे रही थी। फोन के दूसरी तरफ से साइलेंस आई, एक लॉन्ग अनकंफर्टेबल साइलेंस। फिर ईशानी ने कुछ कहा जो अविनाश के लिए किसी अर्थक्वेक से कम नहीं था। अविनाश, तुम अब भी नहीं समझे, ये सब मैंने ही प्लान किया था। अविनाश को लगा जैसे कोई उसके चेस्ट में नाइफ घोंप रहा हो। कि क्या मतलब? उसकी आवाज बेयरली अ विस्पर थी। मतलब ये कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। विक्रांत और मैंने मिलके ये सब किया है। विक्रांत? लेकिन क्यों ईशानी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुमसे इतना प्यार करता था। उसकी आवाज टूट रही थी। ईशानी की हंसी फोन के थ्रू आई, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो एक क्रूअल कोल्ड साउंड था। वो हंसी जो अविनाश ने पहले कभी नहीं सुनी थी। प्यार? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूं? कम ऑन अविनाश, आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे पास है क्या? न पैसा, न स्टेटस, न खानदान। तुम बस एक सीढ़ी थे। हर शब्द अविनाश के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सीढ़ी? उसकी आवाज में प्योर शॉक था। हाँ, स्टेपिंग स्टोन। विक्रांत को प्रोजेक्ट सोलारिस की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसकी कंपनी इस प्रोजेक्ट को अपने नाम करना चाहती थी। तुम उस प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो मैंने तुम्हें यूज किया, तुमसे फ्रेंडशिप की, प्यार का नाटक किया और धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन निकाली। अविनाश की आवाज अब सिर्फ एक विस्पर थी। 5 साल, पूरे 5 साल तुमने नाटक किया। सब बिजनेस था डार्लिंग। विक्रांत अमीर है, पावरफुल है। वो मुझे वो लाइफ दे सकता है जो तुम 7 जन्मों में नहीं दे सकते। उसके पास BMW है, पेंट हाउस है, फॉरेन ट्रिप्स हैं। और तुम्हारे पास क्या है? एक छोटा सा रूम, सेकंड हैंड बाइक और कुछ नहीं। और हाँ, वो कैश और हार्ड ड्राइव भी हमने ही तुम्हारे घर में प्लांट किए थे। बहुत आसान था। तुम्हारे फ्लैट की डुप्लीकेट की तो मेरे पास पहले से ही थी। अविनाश को लगा जैसे उसकी सोल ही निकल रही हो। वो ईशानी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। 5 साल का प्यार, सारे सपने, सारी खुशियां, सब कुछ फेक था। ईशानी प्लीज, ये सच नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओ प्लीज, अब इमोशनल ड्रामा मत करो। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे साथ उस गंदे से रूम में रहूंगी, तुम्हारे साथ बस में ट्रैवल करूंगी? कम ऑन, मैं डिजर्व करती हूँ लग्जरी, कंफर्ट, स्टेटस। विक्रांत मुझे वो सब दे सकता है। अब प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना, विक्रांत वेट कर रहा है। गुड बाय लूजर। फोन कट हो गया। अविनाश वहीं खड़ा रह गया, फोन अपने हाथ में लिए। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर से सब कुछ खींच कर ले गया हो। उसका प्यार, उसका ट्रस्ट, उसका करियर, उसकी रेपुटेशन, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। वो धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। वो उस स्टेज से भी आगे निकल गया था। ये सिर्फ बिट्रेल नहीं था, ये उसकी पूरी आइडेंटिटी का मर्डर था। मैं लड़ा था ईशानी, मैं दुनिया से लड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा दुश्मन मेरे सामने नहीं, मेरे साथ खड़ा था। वो अपने आप से बुदबुदाया। उसे अब सब कुछ क्लियर दिख रहा था। कैसे ईशानी हमेशा उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछती थी, कैसे वो कहती थी कि उसे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कैसे वो उसके लैपटॉप को यूज करती थी स्टडीज के लिए, कैसे वो हमेशा उसके ऑफिस के कॉलीग्स के बारे में जानना चाहती थी। सब कुछ प्लान्ड था। अगले कुछ घंटे ब्लर की तरह गुजरे। कोर्ट में हियरिंग, बेल रिजेक्ट होना, मीडिया की हेडलाइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरेस्टेड फॉर कॉर्पोरेट एस्पियोनाज। उसकी फोटो न्यूज़पेपर्स में छप गई थी। उसके कॉलीग्स, नेबर्स सब उसे क्रिमिनल की तरह देख रहे थे। जब पुलिस उसे वापस जेल ले जा रही थी तो अविनाश पुलिस जीप की विंडो से बाहर देख रहा था। वो शहर जिसमें उसने अपने सपने देखे थे अब उसे स्ट्रेंजर लग रहा था। वो लोग जो उसे जानते थे अब उसे नफरत करते थे। लेकिन इस सब के बीच में अविनाश के अंदर कुछ बदल रहा था। वो इनोसेंस जो उसकी आंखों में थी, वो ट्रस्ट जो उसके चेहरे पे था, वो सब धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी जगह कुछ और आ रहा था, कुछ डार्क, कुछ हार्ड। जो लड़का पुलिस जीप में बैठा था वो शरीफ, सीधा साधा अविनाश था, लेकिन जो बाहर निकलेगा वो कुछ और ही होगा। वो अपने आप से कहा, लव कभी कभी लाइफ हमें इतनी जोर से गिराती है कि हम टूट जाते हैं, लेकिन जब हम वापस उठते हैं तो हम वो नहीं होते जो पहले थे। अविनाश के साथ भी यही हो रहा था। उसका भोलापन मर रहा था
और उसकी जगह कुछ और जन्म ले रहा था। पुलिस जीप अंधेरे में आगे बढ़ती रही और अविनाश की आंखों में अब वो स्पार्कल नहीं थी जो कभी थी। अब वहां कुछ और था जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ये सिर्फ अविनाश का फॉल नहीं था, ये एक नए अविनाश का बर्थ था। एक ऐसा अविनाश जो अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगा, जो अब किसी की भलाई नहीं सोचेगा। एक ऐसा अविनाश जो सिर्फ एक ही चीज जानेगा, रिवेंज। उस रात जेल की कोल्ड वॉल्स के बीच अविनाश ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन स्लीप नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, अब वो वापस आएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो वही अविनाश नहीं होगा जो आज गया था। रात के 2 बजे मुंबई की सुनसान सड़कों पर एक पुलिस जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शहर की रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी और सड़कों पर सिर्फ कुछ ट्रकों और टैक्सी ड्राइवर्स की आवाजें गूंज रही थी। अंदर बैठा अविनाश हथकड़ियों में जकड़ा हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ धोखा खाने वाले ही समझ सकते हैं। वो दर्द जो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल टूटने से आता है। हर गुजरती इमारत, हर स्ट्रीट लाइट, हर ट्रैफिक सिग्नल उसे याद दिला रहा था कि कैसे वो इस शहर में अपने सपने लेकर आया था, कैसे उसने सोचा था कि मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन आज वो यहां था, एक क्रिमिनल की तरह, अपने ही शहर में अजनबी बनकर। इंस्पेक्टर राजू पटेल ने अपने गले को साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बे हीरो, बड़ा उछल रहा था पार्टी में, अब चक्की पीसना जेल में। और सुन, वो तेरी गर्लफ्रेंड, क्या नाम था, ईशानी, सही खेल गई वो तेरे साथ। तेरी बर्बादी पर तो अब तक शैंपेन खोल चुकी होगी। राजू पटेल एक मध्यम वर्गीय पुलिस ऑफिसर था जो अपनी नौकरी में इसी तरह के मोमेंट्स का इंतजार करता था, जब वो किसी को तोड़ सकता था, जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता था। उसके लिए अविनाश सिर्फ एक केस फाइल नहीं था बल्कि एक मनोरंजन था। अविनाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वो सोच रहा था, क्या फायदा है जिंदगी का, माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए, अनाथालय में पला, मेहनत करके यहां तक पहुंचा और अंत में क्या मिला, धोखा और हथकड़ी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में अनाथालय के बाकी बच्चे उसे चढ़ाते थे। अविनाश का कोई नहीं है, वो कहते थे, न मां न बाप न कोई रिश्तेदार। तब उसने सोचा था कि बड़ा होकर वो इतना सक्सेसफुल बनेगा कि सबको दिखाएगा कि अकेले भी कितना आगे जा सकता है। लेकिन आज लग रहा था कि वो बच्चे सही कह रहे थे, उसका वाकई कोई नहीं था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अरे यार, तू तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा था ना, लेकिन असली जिंदगी में हीरो नहीं बनते, बस जेल जाते हैं। और तेरा दोस्त विक्रांत, वो तो अब तक अपनी सफलता का जश्न मना रहा होगा। विक्रांत का नाम सुनकर अविनाश के मन में एक और चाकू घुस गया। विक्रांत जो कॉलेज से उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसके साथ उसने रातों रात बिजनेस प्लान्स बनाए थे, जिसके साथ उसने सपने देखे थे कि एक दिन वो दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आज पता चला कि विक्रांत सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसके आइडियाज चुरा रहा था, उसके कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठा रहा था। अविनाश के मन में एक आवाज गूंज रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया था जिसके लिए उसने जिया था। ईशानी का प्यार, विक्रांत की दोस्ती, अपने सपने, अपनी मेहनत, सब कुछ एक झूठ था, एक बड़ा क्रूअल जोक था जो पूरी दुनिया उसके साथ खेल रही थी। उसे लगा जैसे वो एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है, जहां न कोई आवाज पहुंचती है, न कोई रोशनी, सिर्फ अकेलापन और निराशा। वो सोच रहा था कि कहीं न कहीं उसने कोई गलती की होगी, कहीं न कहीं वो इस सजा का हकदार था। अचानक जीप के सामने 3 काली रेंज रोवर डिफेंडर गाड़ियां आकर रुक गईं। उनके पीछे एक शानदार रोल्स रॉयस फैंटम भी खड़ी हो गई। ये गाड़ियां इतनी शानदार थीं कि लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड मूवी का सीन हो। हर गाड़ी की कीमत करोड़ों में थी और इनकी शाइन रात की रोशनी में चमक रही थी। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। मुंबई पुलिस में काम करते हुए उसने कई पावरफुल लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह की कॉन्वॉय कभी नहीं देखी थी। इंस्पेक्टर घबराते हुए बोला, ये क्या है, कौन है ये लोग? उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो अभी तक अविनाश को परेशान करने में था। अब वो खुद डर रहा था। गाड़ियों से कुछ लोग निकले। वो सब काले सूट में थे और बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था। ये कोई ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड्स नहीं थे। इनकी हर मूवमेंट, हर जेस्चर से पता चल रहा था कि ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, शायद एक्स आर्मी या स्पेशल फोर्सेस से आए हुए। उनमें से एक ने अपना हैंड रेडियो निकाला और कुछ कहा। दूसरे ने पुलिस जीप के चारों तरफ पोजीशन ले ली। तीसरे ने रोड को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई और व्हीकल ना आ सके।
यह सब इतनी प्रिसिजन से हो रहा था जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। रोल्स रॉयस से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। उसकी उम्र लगभग 65 साल की थी। सफेद दाढ़ी, राजस्थानी पगड़ी और शेरवानी में वो किसी राजा की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो सिर्फ देखकर ही किसी की आत्मा तक पहुंच सकता हो। उसकी पर्सनैलिटी इतनी कमांडिंग थी कि बिना कुछ कहे ही पूरा माहौल बदल गया था। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत अचानक से आ गई हो। इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक निकाली और चिल्लाया, रुको, पुलिस है यहां, पीछे हटो। लेकिन उसकी आवाज में वो अथॉरिटी नहीं थी। वो समझ गया था कि यह कोई आम सिचुएशन नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, अपनी जान प्यारी है तो बंदूक नीचे रख दो। हम यहां कानून तोड़ने नहीं, कानून खरीदने आए हैं। उसकी आवाज में ऐसी फाइनलिटी थी जैसे वो कोई ऑर्डर दे रहा हो, रिक्वेस्ट नहीं। उसने अपने आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने एक बैग निकाला और इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। बैग खोलने पर उसमें नोटों के बंडल थे, फ्रेश नोट्स थे, जैसे अभी बैंक से निकले हों। हर बंडल परफेक्टली अरेंज था। 5 करोड़ रुपए, बुजुर्ग ने कहा, डिफेमेशन का केस वापस लेने के लिए और इस लड़के को तुरंत छोड़ने के लिए। उसने ये बात इस तरह कही जैसे 5 करोड़ उसके लिए पॉकेट मनी हो। इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसकी पूरी लाइफ की सैलरी भी इतनी नहीं थी। वो समझ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी रिच पर्सन नहीं है, ये किसी और लेवल की पावर है। बुजुर्ग ने एक कागज निकाला। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए। अगर तुम इस लड़के को अभी नहीं छोड़ते हो तो कल सुबह तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। पेपर ऑफिशियल स्टैंप के साथ था और सिग्नेचर भी ऑथेंटिक लग रहे थे। इंस्पेक्टर के हाथ कांप रहे थे। वो समझ गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है। इसके पास वो कनेक्शंस हैं जो ओवरनाइट कोर्ट ऑर्डर्स ला सकते हैं। वो पावर है जो पुलिस सिस्टम को भी हिला सकती है। उसने तुरंत अविनाश की हथकड़ियां खोल दी। अविनाश हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आप कौन हैं? मुझे क्यों छुड़ा रहे हैं? उसकी आवाज में कंफ्यूजन और डिसबिलीफ था। बुजुर्ग व्यक्ति अविनाश के पास आया और अचानक उसके सामने घुटने टेक दिए। क्षमा कर दीजिए छोटे सरकार, हमें पहुंचने में 25 साल की देरी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, जेन्युइन रिग्रेट था। अविनाश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई सरकार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक अनाथ हूं। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। बुजुर्ग ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, आप अविनाश नहीं हैं, वो तो एक मुखौटा था जिसे आपने ओढ़ रखा था। आप इस देश के सबसे पुराने और अमीर शाही घराने रायचंद एम्पायर के इकलौते वारिस हैं। आप कुंवर रुद्र प्रताप सिंह रायचंद हैं। अविनाश को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे माता पिता तो एक्सीडेंट में मर गए थे। उसकी पूरी दुनिया हिल रही थी। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। वो एक्सीडेंट नहीं था हुकुम, वो हत्या थी। आपके माता पिता की हत्या की गई थी और आपको बचाने के लिए दादी सा ने आपको पैदा होते ही दुनिया से छुपा दिया था। अविनाश के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। लेकिन मैं तो अनाथालय में पला हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ हुकुम, 25 साल तक आपको दुनिया से छुपाना पड़ा। आपके दुश्मन बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब समय आ गया है। अब आप तैयार हैं। दीवान साहब की आवाज में एक डीप रिस्पेक्ट था। अविनाश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने सालों का दर्द, अकेलापन, सब कुछ एक साथ बाहर आ रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उसके पेरेंट्स जिंदा थे? क्या वाकई उसका कोई फैमिली था? बुजुर्ग ने कहा, मैं दीवान साहब हूं, आपके पिताजी का सबसे वफादार सेवक। 25 साल से आपका इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में डेकेड्स की वेटिंग और डिवोशन थी। अविनाश ने रोते हुए पूछा, लेकिन अब क्या फायदा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। ईशानी ने मुझे छोड़ दिया, विक्रांत ने धोखा दिया। उसका दर्द अब भी फ्रेश था। दीवान साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रोइए मत कुंवर सा, रोना कमजोरों का काम है। रायचंद रोते नहीं, रुलाते हैं। जिस लड़की ने आपको ठुकराया, जिस दोस्त ने आपको धोखा दिया, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं वादा करता हूं, एक दिन वो दोनों आपके पैरों की धूल चाटने के लिए भी तरसेंगे। क्या आपको बदला नहीं चाहिए? क्या आपको न्याय नहीं चाहिए? अविनाश के मन में एक आग जल उठी। हाँ, वो बदला चाहता था। वो चाहता था कि ईशानी और विक्रांत को पता चले कि उन्होंने किसके साथ क्या किया है। वो चाहता था कि वो दोनों रिग्रेट करें। हाँ, अविनाश ने दृढ़ता से कहा, मुझे बदला चाहिए। उसकी आवाज में अब वीकनेस नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन थी। दीवान साहब मुस्कुराए। तो फिर चलिए हुकुम, आपका असली घर आपका इंतजार कर रहा है। उसकी स्माइल में सेटिस्फैक्शन था, जैसे फाइनली उसका मिशन कंप्लीट हो रहा हो।
अविनाश उठने लगा तो दीवान साहब ने देखा कि उसके पैरों में कीचड़ लगी हुई है। हुकुम, आपके पैर साफ करवा देता हूं, वो रिस्पेक्ट से बोले। अविनाश ने हाथ रोक दिया। रहने दो, ये कीचड़ मुझे याद दिलाता रहेगा कि मेरी औकात क्या समझी गई थी और अब मुझे क्या बनना है। उसकी आवाज में एक न्यू कॉन्फिडेंस था। दीवान साहब ने गर्व से देखा। बिल्कुल सही कहा हुकुम, यह रायचंद खून की निशानी है। उनकी आंखों में प्राइड था। जब वो रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ रहे थे तो दीवान साहब ने कहा, एक बात याद रखिए हुकुम, आपकी पहचान अभी भी गुप्त रहनी चाहिए। दुनिया के लिए अविनाश मर चुका है या जेल में सड़ रहा है। आप वापस आएंगे, लेकिन एक नए चेहरे और नए नाम के साथ। अविनाश ने सिर हिला दिया। वो समझ गया था, अब उसे एक नई शुरुआत करनी थी, एक ऐसी शुरुआत जो उसके दुश्मनों के लिए अंत का संकेत होगी। गाड़ी में बैठते समय अविनाश ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां वो अपमानित हुआ था। अब वो अविनाश नहीं था, अब वो कुंवर रुद्र प्रताप सिंह रायचंद था। एक ऐसा नाम जिसकी पावर अभी तक दुनिया से छुपी हुई थी। दीवान साहब ने कहा, हुकुम, अब आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। रायचंद एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। हजारों करोड़ की संपत्ति, अनगिनत कंपनियां और सबसे बड़ी बात, वो ताकत जो आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अविनाश की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक तेज चमक थी। वो जानता था कि अब उसका समय आ गया है। ईशानी और विक्रांत को अभी तक नहीं पता था कि उन्होंने किसके साथ क्या किया है। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। पीछे वो जिंदगी छूट रही थी जो एक झूठ थी। आगे वो भविष्य इंतजार कर रहा था जो उसका हक था। मुंबई की लाइट्स अब उसे अलग लग रही थीं, जैसे ये शहर अब उसका है। दीवान साहब ने कहा, हुकुम, कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। आपको सब कुछ सिखाना होगा, बिजनेस, राजनीति और सबसे जरूरी, बदला कैसे लिया जाता है। उनकी आवाज में एक्सपीरियंस और विजडम था। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं दीवान साहब। अब मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईशानी और विक्रांत को पता चले कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो दिन जल्दी आएगा हुकुम, लेकिन पहले आपको अपनी असली ताकत को समझना होगा। रायचंद एम्पायर सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, ये सदियों पुराना इतिहास है, ये सम्मान है, ये वो विरासत है जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े थे। गाड़ी मुंबई की रोशनी से भरी सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन अविनाश का मन कहीं और था। वो सोच रहा था उस दिन के बारे में जब वो वापस आएगा, जब ईशानी उसे देखेगी और पछताएगी, जब विक्रांत को पता चलेगा कि उसने किसे धोखा दिया है। दीवान साहब ने कहा, हुकुम, एक बात और, आपके माता पिता की हत्या करने वाले अभी भी जिंदा हैं। वो लोग अभी भी ताकतवर हैं, लेकिन अब आप आ गए हैं, अब उनका समय खत्म होने वाला है। अविनाश की मुट्ठियां भिंच गईं। कौन थे वो लोग? उसकी आवाज में अब सिर्फ रिवेंज की प्यास थी। सब कुछ बताऊंगा हुकुम, लेकिन धैर्य रखिए। पहले आपको तैयार होना होगा, क्योंकि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये युद्ध है, और इस युद्ध में हारने का मतलब है मौत। अविनाश ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। अब वो अविनाश नहीं था जो ईशानी के प्यार के लिए तरसता था। अब वो कुंवर रुद्र प्रताप सिंह रायचंद था जो अपना हक वापस लेने आया था। गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन अविनाश के दिल में एक नई उम्मीद जग गई थी। एक ऐसी उम्मीद जो उसके दुश्मनों के लिए खतरे का संकेत थी। मुंबई की स्ट्रीट्स अब उसे अलग लग रही थीं, जैसे ये शहर अब उसका किंगडम बनने वाला हो। लव यहीं खत्म होता है। वारिद द हिडन एम्पायर के एपिसोड 1 का पार्ट 3। अविनाश की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब वो सिर्फ एक टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे कुंवर रुद्र प्रताप सिंह रायचंद अपनी असली ताकत को समझता है और कैसे वो अपने बदले की तैयारी करता है। क्या होगा जब ईशानी और विक्रांत को पता चलेगा कि उन्होंने किसके साथ क्या किया है? क्या अविनाश अपने माता पिता के हत्यारों को ढूंढ पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए वारिद द हिडन एम्पायर। लव। आज हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण कोडर अविनाश का जीवन एक रात में पूरी तरह बदल गया, कैसे उसकी असली पहचान का खुलासा हुआ और कैसे वो बना वारिद। ये है वारिद द हिडन एम्पायर का एपिसोड 1 द फॉल का चौथा भाग। रायचंद पैलेस। अरावली की पहाड़ियों में बसा एक महल जो किसी सपने से कम नहीं लगता था। जब दीवान साहब की गाड़ी उस विशाल गेट से अंदर दाखिल हुई तो अविनाश की सांस रुक गई। ये महल नहीं था, ये तो जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। सुनहरे गेट्स पर नक्काशी इतनी बारीक थी
कि लगता था जैसे किसी कलाकार ने अपनी पूरी जिंदगी इसे बनाने में लगा दी हो। संगमरमर के खंभे आसमान को छूते हुए लग रहे थे और हर तरफ फैली हुई रोशनी से पूरा महल जगमगा रहा था। अविनाश की आंखें चौंधिया गईं। वो वही लड़का था जो अपनी पूरी जिंदगी मुंबई के एक छोटे से 10 गुना 10 के कमरे में बिताया था, जहां एक छत का पंखा भी लग्जरी लगता था, जहां एसी तो दूर की बात थी, कभी कभार कूलर भी नहीं चलता था। और आज वो इस महल के सामने खड़ा था जहां हर कोना राजसी खाट-बाट से भरा हुआ था, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्यों लाया गया है। गाड़ी से उतरते ही अविनाश को लगा कि वो किसी फिल्म के सेट पर आ गया है। चारों तरफ फव्वारे बह रहे थे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू का एहसास था। ये सब इतना अलग था उसकी दुनिया से। उसकी दुनिया में तो बस ट्रैफिक का शोर, पॉल्यूशन की बदबू और छोटे कमरे की घुटन थी। जैसे ही अविनाश ने महल के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, एक अजीब सा सीन हुआ। सैकड़ों नौकर जैसे किसी सिग्नल का इंतजार कर रहे हों, एक साथ झुके। उनकी आवाज गूंजी, पधारिए कुंवर सा, ये आपका घर है। फिर एक साथ सभी ने राजस्थानी अंदाज में कहा, खम्मा घणी हुकुम। अविनाश हैरान रह गया। कुंवर सा, हुक्म? ये सब क्या था? वो तो सिर्फ एक कोडर था, एक आम आदमी जो रोज सुबह लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता था, जो कैंटीन में 10 रुपए की चाय पीकर खुश हो जाता था। लेकिन यहां हर कोई उसे किसी राजा की तरह सम्मान दे रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो किसी लंबे इंतजार के बाद अपने मालिक से मिल रहे हों। दीवान साहब ने उसे महल के अंदर ले गए। हर कदम पर अविनाश को लगता था कि वो किसी सपने में है। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, क्रिस्टल के शैंडलियर्स, महंगे कारपेट्स, ये सब इतना अवास्तविक लगता था। वो सोच रहा था कि कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं, कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं, लेकिन सब कुछ इतना रियल लग रहा था। महल के अंदर जाते समय दीवान साहब ने बताया, हुकुम, ये रायचंद पैलेस है। आपके दादाजी महाराजा विक्रम सिंह रायचंद ने इसे बनवाया था। ये 300 साल पुराना है। अविनाश सुन रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। उसके दादाजी? लेकिन वो तो अनाथ था। जब वो उस कमरे में पहुंचे जहां एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो सब कुछ बदल गया। कमरे में एक अजीब सा साइलेंस था। मेडिकल इक्विपमेंट की आवाजें आ रही थीं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था। ये क्लियर था कि यहां कोई बहुत बीमार है। राजमाता कावेरी देवी रायचंद, उनकी आंखें कमजोर थीं, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनके पर्सनैलिटी में अभी भी एक रॉयल ग्रेस था। जब उन्होंने अविनाश को देखा तो उनमें एक चमक आ गई, जैसे किसी ने उनकी बुझती हुई मोमबत्ती में फिर से हवा फूंक दी हो। वो धीरे से कांपती हुई आवाज में बोली, रुद्र, क्या ये मेरा रुद्र है? उनकी आवाज में इतनी लॉन्गिंग थी, इतना प्यार था कि अविनाश का दिल भर आया। रुद्र, ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से दादीसा ने ये नाम लिया था, लगता था जैसे ये उनकी सबसे कीमती चीज हो। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दादीसा की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भर आया। वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा और बोला, जी दादीसा, मैं आ गया। हालांकि वो अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन कुछ तो था उस मोमेंट में जो उसे इस बुजुर्ग महिला से जोड़ रहा था। दादीसा ने उसका हाथ पकड़ा। उनके हाथ ठंडे थे, कमजोर थे, लेकिन उनकी ग्रिप में अभी भी स्ट्रेंथ थी। वो रोने लगी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे वनवास दिया, तुझे अनाथालय की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। 25 साल तूने अकेले काटे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तेरे पिता को मारने वाले नाग तुझे भी डस लेते। मुझे तुझे छुपाना पड़ा। अविनाश का दिमाग घूम गया। पिता? मारने वाले? वो तो अनाथ था। उसके माता पिता के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। अनाथालय में उसे बताया गया था कि उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए थे। लेकिन दादीसा की बातें सुनकर उसे लगा कि कोई बहुत बड़ा सच उसके सामने आने वाला है, एक ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दादीसा ने आगे कहा, तेरे पिता राजकुमार अर्जुन सिंह रायचंद थे, इस एम्पायर के राइटफुल एयर। लेकिन पावर की भूख ने उन्हें निगल लिया। उनके अपने ही भाइयों ने, उनके ट्रस्टेड लोगों ने उन्हें धोखा दिया। तेरी मां राजकुमारी प्रिया भी उसी रात मारी गई। तू सिर्फ 3 साल का था। अविनाश की सांस फूलने लगी। यह सब सुनना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो जो सोचता था कि वो एक सिंपल ऑर्फन है, वो एक्चुअली एक मर्डर्ड प्रिंस का बेटा था। दादीसा की आवाज और भी सीरियस हो गई। ये साम्राज्य, ये रायचंद ग्रुप, ये कांटों का ताज है। क्या तू इसे संभाल पाएगा? क्या तू उन भेड़ियों से लड़ पाएगा जिन्होंने तेरे माँ बाप का खून बहाया? अविनाश की सांस फूलने लगी। रायचंद ग्रुप, वो तो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक था। माइनिंग, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में इनका बिजनेस था। फोर्ब्स की लिस्ट में ये कंपनी टॉप 10 में आती थी और वो इसका वारिस था।
मैं नहीं जानता दादी साहब, मैं तो एक मामूली कोडर हूं। मुझे बिजनेस, राजनीति, लड़ाई ये सब नहीं आता। आज शाम को ही मैं बुरी तरह हारा हूं। अविनाश ने कहा। उसकी आवाज में डर और कंफ्यूजन था। वो अभी भी उस अपमान को भूल नहीं पाया था जो उसे विक्रांत और ईशानी के हाथों सहना पड़ा था। वो अभी भी वो हेल्पलेस लड़का था जो कुछ घंटे पहले कीचड़ में गिरा था। लेकिन दादी सा की आंखों में एक अलग ही आग थी। उन्होंने अविनाश का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तू हारा नहीं है, तूने सिर्फ ठोकर खाई है। और याद रखना, रायचंद का खून कभी हार नहीं मानता। तेरे अंदर तेरे दादा का साहस है, तेरे पिता की बुद्धि है और तेरी मां का प्यार है। तुझे सिर्फ जगाना है इन सबको। उन्होंने दीवान साहब की तरफ देखा और कहा, आज से, अभी से रुद्र इस साम्राज्य का मालिक है, लेकिन दुनिया को यह पता नहीं चलना चाहिए। रुद्र को तैयार करो, इसे वो बनाओ जो ये पैदा हुआ था। इसे वारिद बनाओ। वारिद, ये शब्द अविनाश के कानों में गूंजा। उसे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दादी सा के लहजे से लगता था कि ये कुछ बहुत पावरफुल था, कुछ डेंजरस था। दीवान साहब ने समझाया, हुकुम, वारिद का मतलब है वो जो वापस आता है, वो जो अपना हक लेकर आता है। आपके दादाजी कहते थे कि रायचंद फैमिली का हर बेटा एक वारिद है जो अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करके अपनी लेगेसी क्लेम करता है। दादी सा की सांस तेज हो रही थी। उनका समय खत्म हो रहा था। मॉनिटर पर उनकी हार्टबीट इर्रेगुलर हो रही थी। उन्होंने अविनाश का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मेरा समय पूरा हुआ। रुद्र, वादा कर, तू अपना हक छोड़ेगा नहीं। तू दया नहीं दिखाएगा। जिन्होंने तेरे माँ बाप को मारा, जिन्होंने तुझे अनाथ बनाया, उन सब का हिसाब लेगा। वादा कर। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि दादी सा जा रही हैं। उनकी ग्रिप कमजोर हो रही थी। मैं वादा करता हूं दादी सा, मैं वादा करता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक नई फर्मनेस थी। और फिर सन्नाटा। दादी सा की आंखें बंद हो गईं। मॉनिटर पर सीधी लाइन दिखाई दी। एक लंबी बीप की आवाज आई, राजमाता कावेरी देवी रायचंद इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। लेकिन उस कमरे में जो बदलाव हुआ वो अविनाश के अंदर था। जैसे ही दादी सा ने आखिरी सांस ली, अविनाश के अंदर का डर मर गया। उसकी आंखों में एक ठंडक आ गई, एक कैलकुलेटिंग कोल्डनेस। वो अब वही अविनाश नहीं था जो कुछ घंटे पहले विक्रांत के सामने गिड़गिड़ाया था, जो ईशानी के सामने हेल्पलेस था। कमरे में कुछ देर साइलेंस रही। फिर अविनाश धीरे से उठा। उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गई थी। वो अब झुका हुआ नहीं था, उसके कंधे स्ट्रेट थे। उसकी वॉक में कॉन्फिडेंस था। वो दीवान साहब की तरफ देखा। उसकी आवाज में अब एक अलग ही अथॉरिटी थी। अविनाश आज रात मर गया, उस पुलिस जीप में, उस कीचड़ में, इस कमरे में दादी सा के साथ। अब सिर्फ रुद्र जिंदा है। दीवान साहब समझ गए कि कुछ बदल गया है। ये वही लड़का नहीं था जो कुछ देर पहले कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मैजिकल था। रुद्र ने आगे कहा, मुझे सब कुछ सीखना है, बिजनेस, राजनीति, फाइटिंग, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, सब कुछ। लेकिन ये सब सीक्रेट में होगा। दुनिया को लगना चाहिए कि अविनाश गायब हो गया है। मैं 5 साल के लिए यहां से चला जाऊंगा, विदेश में ट्रेनिंग लूंगा। स्विट्जरलैंड में बिजनेस स्ट्रैटेजी, अमेरिका में टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर, जापान में डिसिप्लिन और मार्शल आर्ट्स। और जब तक मैं वापस नहीं आता, आप इस एम्पायर को संभालिए। दीवान साहब ने पूछा, लेकिन हुकुम, विक्रांत और ईशानी का क्या? वो तो समझेंगे कि उन्होंने जीत लिया। रुद्र की आंखों में खतरनाक चमक आई। एक स्माइल आई उसके चेहरे पर, लेकिन ये स्माइल में कोई वार्मथ नहीं थी। बिल्कुल, उन्हें लगने दो कि वो जीत गए हैं। जितनी ऊंची उड़ान भरेंगे, गिरने में उतना ही मजा आएगा। 5 साल, सिर्फ 5 साल जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं सिर्फ एक कंपनी का सीईओ बनकर नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा काल बनकर आऊंगा। उसने विंडो की तरफ देखा जब बाहर अंधेरा था। मुंबई की लाइट्स दूर से चमक रही थीं। विक्रांत, ईशानी, तुम दोनों ने मेरी शराफत देखी थी, अब तुम मेरा कहर देखोगे। दीवान साहब को लगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन इनक्रेडिबल था। कुछ घंटे पहले जो लड़का हेल्पलेस था, वो अब एक डेंजरस प्रेडेटर बन गया था। रुद्र ने अपनी प्लानिंग शुरू की। मैं कल ही यहां से निकल जाऊंगा। पहले स्विट्जरलैंड जाऊंगा, वहां वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लूंगा। फिर अमेरिका में सिलिकॉन वैली के टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करूंगा, टेक्नोलॉजी को समझूंगा। फिर जापान जाऊंगा मार्शल आर्ट सीखने, हर जगह से सीखूंगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्शल आर्ट्स, साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, सब कुछ। और आप यहां सब कुछ हैंडल करिए, लेकिन सीक्रेटली। कोई नहीं जानना चाहिए कि रायचंद एम्पायर का असली मालिक कौन है। जी हुकुम। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप कहां, कह दीजिए कि अविनाश डिप्रेशन में चला गया, शायद सुसाइड भी कर लिया हो। लोग भूल जाएंगे, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो किसी को भूलने का मौका नहीं मिलेगा। रुद्रा ने दादी सा के शरीर की तरफ देखा। दादी सा का अंतिम संस्कार ग्रैंड होना चाहिए। पूरा राजस्थान जानना चाहिए कि राजमाता चली गईं।
लेकिन यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि उनका पोता वापस आ गया था। अगले कुछ घंटों में सब कुछ प्लान हो गया। रुद्रा को एक नई आइडेंटिटी मिली, फेक पासपोर्ट, फेक डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। वो अब अर्जुन शर्मा था, एक मिडिल क्लास लड़का जो अब्रॉड जा रहा था। जब वो महल से निकलने लगा तो उसने एक बार फिर उस कमरे की तरफ देखा जहां दादी सा लेटी थीं। मैं वादा करता हूं दादी सा, मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो आपके हत्यारों का हिसाब लूंगा, आपके बेटे और बहू का बदला लूंगा। दीवान साहब ने कहा, हुकुम, क्या आप श्योर हैं? 5 साल बहुत लंबा समय है। रुद्र ने मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट में कोई वामत नहीं थी। दीवान साहब, रिवेंज एक डिश है जो कोल्ड सर्व करनी चाहिए। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट बनूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे एनिमीज को पता भी नहीं चलेगा कि उनका डिस्ट्रक्शन कहां से आया। वो कार में बैठ गया, ड्राइवर को एड्रेस दिया एयरपोर्ट का। जैसे ही कार चली, रुद्र ने अपने फोन से एक मैसेज भेजा। ये मैसेज था विक्रांत के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन। आई एम लीविंग द सिटी, मे बी फॉर एवर। एंजॉय योर विक्ट्री। विक्रांत को लगेगा कि अविनाश हार मानकर भाग गया। परफेक्ट, यही तो चाहिए था। कार में बैठे हुए रुद्र ने अपने पूरे प्लान को मेंटली रिव्यू किया। पहले साल स्विट्जरलैंड में बिजनेस और फाइनेंस सीखेगा, दूसरे साल अमेरिका में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, तीसरे साल जापान में डिसिप्लिन और मार्शल आर्ट्स, चौथे साल यूरोप में पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, 5वें साल सब कुछ कंबाइन करके अपना फाइनल स्ट्रेटजी बनाएगा। एयरपोर्ट पहुंचकर रुद्र ने अपना रिफ्लेक्शन देखा। वो अभी भी वही फेस था, लेकिन आंखों में कुछ और था, कुछ डेंजरस, कुछ डेडली। चलो खेल शुरू करते हैं, उसने खुद से कहा। फ्लाइट में बैठते समय उसने सोचा कि कैसे एक रात में सब कुछ बदल गया। सुबह वो एक ऑर्डिनरी कोडर था जो लोकल ट्रेन में ट्रेवल करता था। रात को वो एक एम्पायर का एयर बन गया, और अब वो जा रहा था बनने वारिद। 5 साल, सिर्फ 5 साल। उसके बाद वो वापस आएगा, लेकिन जब आएगा तो अविनाश नहीं, रुद्र बनकर आएगा, वारिद बनकर आएगा। विक्रांत और ईशानी को अभी लगता था कि उन्होंने जीत लिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली गेम अभी शुरू होने वाला था। लव, ये था वारिद की ओरिजिन स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। कैसे एक सिंपल कोडर बना एक डेंजरस एयर, कैसे एक रात में एक आम लड़का ट्रांसफॉर्म हो गया एक पावरफुल एनिमी में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रुद्र के 5 साल की ट्रेनिंग कैसी रही और कैसे वो बना वारिद।